नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बगल में घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, ठीक है। और क्रिया में भी हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके प्रकार। देखिए दोस्तों, क्रिया का अर्थ ही होता है काम, ठीक है। जहाँ काम का करना या होना पाया जाता है वो आपका होती है क्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वास्तव में क्रिया शब्द का अर्थ है काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे काम का होना या करना पाया जाता है वहाँ आपकी क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ आपको। रश्मि दौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे रश्मि क्या है? रश्मि आपकी करता है, ठीक है, और दौड़ना उसका काम है, ठीक है। ऐसी आपकी शीला कानपुर जाएगी, तो आपकी शीला है आपका कर्ता, कानपुर है आपका कर्म, और क्रिया क्या है आपकी? जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? काम होगा जाना, ठीक है। तो ये आपकी क्रिया होगी। ऐसी रमा खेल रही है, तो रमा खेल रही है, रमा क्या है? कर्ता, और खेलना क्या है? उसकी क्रिया है। ज्योति पढ़ रही है, तो ज्योति क्या है? आपकी कर्ता है, और पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है। अर्थात जहाँ पे काम होता है वहाँ पे क्रिया होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्रिया के कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता है, सबसे पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात है कि क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप, लिंग, वचन आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे एक वाक्य है, सरोजनी खाना खाती है, तो सरोजनी यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर खाना क्या है? खाना स्त्रीलिंग के हिसाब से बदल दिया गया, खाना खाता की जगह खाती हो गई, ठीक है। ऐसे ही वाक्य है हमारा, जय खाना खाता है। अब जय क्या है? जय आपका है पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग को हमने खाना जो है, खाना खाने को हमने परिवर्तन में लेके आए, परिवर्तित किया, तो ये जय के हिसाब से बदल गया, पुल्लिंग के हिसाब से बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये खाती था और यहाँ पर ये खाता हो गया। तो आप समझ गए कि इसका ये रूप जो है, क्रिया का जो रूप है वो आपका लिंग वचन के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा धातु। धातु मतलब धातु सोना चांदी वो वाला धातु नहीं, धातु ये क्रिया का हम व्याकरण में धातु की क्या अहम भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि धातु जो है, धातु की व्याकरण में बहुत अहम भूमिका है, ठीक है। चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे वो संस्कृत का व्याकरण हो, व्याकरण में उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। आइए जानते हैं ये क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है, क्रिया का जन्म ही धातु से हुआ है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, अतः क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है, ठीक है दोस्तों। क्रिया के जितने भी रूप होते हैं उनमें क्या होती है? आपकी धातु उपस्थित रहती है, ठीक है। आपकी धातु से ही आपकी क्रिया के शब्द बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि अधिकांश आपके ना प्रत्यय को जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% ना शब्द को जोड़कर ही जो शब्द बनते हैं वो आपकी क्रिया ही बोलते हैं। ऐसे आपका खजाना शब्द है, तो क्या वो क्रिया है? वो क्रिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ मतलब हम 90% शब्द बोल सकते हैं कि 90% जो शब्द होते हैं धातु के, उनमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो वो क्रिया बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे आपका देख है, देख आपका क्या है? देख धातु है। अब उसमें ना हमने प्रत्यय जोड़ा, हो गया देखना। चल धातु है, चल में हमने ना प्रत्यय जोड़ा, हो गया चलना। पट धातु है, पट में ना जोड़ा, पढ़ना। हंस में ना जोड़ा, हंसना। खेल में ना जोड़ा, खेलना। बोल में ना जोड़ा, बोलना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपकी क्रियाएं बनती हैं धातु से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे धातु के प्रकार या भेद, ठीक है दोस्तों। धातु के प्रकार या भेद कितने होते हैं? शब्द निर्माण के आधार पर धातु के 2 प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक है आपका मूल धातु, दूसरा है आपका यौगिक धातु, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका मूल धातु देखते हैं। मूल धातु क्या होता है? देखिए, ये जो आपकी धातुएं होती हैं, ये धातुएं आपकी स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती हैं, ये अपने आप में ही निर्भर होती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा खा, पढ़, लिख, जा, पी, रह आदि शब्द होते हैं, ठीक है। ये शब्द जो हैं ये किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है,
ठीक है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। इस तरह के बहुत इत्यादि शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी होगी मूल धातु, ठीक है, क्योंकि इन्हीं धातुओं से आपके क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे खा है तो खा में खाना, पढ़ में पढ़ना, लिख में लिखना, जा में जाना, पी में पीना, रह में रहना इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके मूल शब्द। अब है हमारा यौगिक धातु। यौगिक धातु 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया धातु, दूसरा है यौगिक क्रिया धातु और तीसरा है हमारा नाम धातु। सबसे पहले हम यौगिक धातु क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए, यौगिक धातु, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, ये किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं। ठीक है, देखिए जो यौगिक धातुएं होती हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो किसी न किसी के योग से बनती हैं। ठीक है, उनमें अगर हम प्रत्यय लगाते हैं प्रत्यय के योग से बनती हैं। एक कंडीशन और रहती है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। ठीक है, जो यौगिक धातुएं होती हैं आपकी वो मूल धातुओं में प्रत्यय लगाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, संज्ञा और विशेषण इनमें प्रत्यय लगाकर बनती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम उदाहरण से। जैसे चला, चलना से चला, खाना से खिला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, इस क्रिया में आपके 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कर्ता कौन क्या होता है, आपका प्रेरक होता है। दूसरा क्या होता है, प्रेरित। ठीक है, जो आपको प्रेरणा देने वाला होता है, प्रेरित करने वाला होता है, वो तो होता है आपका प्रेरक कर्ता, और जो प्रेरित होता है, प्रेरित होकर काम करता है, वो होता है आपका प्रेरित कर्ता। ठीक है, देखिए तो प्रेरक कर्ता क्या होता है आपका, प्रेरणा देने वाला, और प्रेरित कर्ता क्या होता है, प्रेरणा लेने वाला। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 कर्ता होते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ कि जय सरोजनी से खाना पकवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि उदाहरण में क्या पढ़ा मैंने कि जय सरोजनी से खाना पकवाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 कर्ता हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, 2 कर्ता हैं। पहला कर्ता क्या है, जय है। ठीक है, दूसरा कर्ता क्या है, सरोजनी है। ठीक है, असलियत में काम तो सरोजनी कर रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है, काम करवा कौन रहा है, जय करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जय होगा वो आपका प्रेरक कर्ता होगा, और जो आपकी सरोजनी होगी वो आपकी प्रेरित कर्ता होगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपके प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रामू धीरज से गाड़ी चलवाता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है, सोहन अपने बेटों से काम करवाता है, माता पिता बच्चों से पत्र लिखवाते हैं, इत्यादि बहुत सारे वाक्य हैं। तो इन सब में जहाँ जहाँ पर भी आपको प्रेरणा, एक कर्ता प्रेरणा देगा और दूसरा कर्ता जो है प्रेरित होकर काम करेगा। ठीक है, प्रेरित होकर यहाँ पर भी काम करेगा, वहाँ पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो इस प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। जैसे कि आपका शब्द क्रिया का था लिखना, तो प्रेरणार्थक क्रिया में हो गया लिखवाना, सोना सुलवाना, खाना खिलवाना, देना दिलवाना, चलना चलवाना इत्यादि शब्द हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। तो प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर भी होगी वहाँ पे एक पहचान तो ये भी है कि वहाँ पे अधिकांश इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा यौगिक क्रिया धातु। ठीक है, क्या है, यौगिक क्रिया धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया धातु बनती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपकी 2 क्रियाएं होंगी। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर ये देखिए 2 या 2 से अधिक धातुएं होंगी। ठीक है, धातुएं मतलब धातुएं क्रियाएं होंगी। ठीक है, 2 क्रियाएं इकट्ठी होंगी, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पे आपकी होगी यौगिक क्रिया। ठीक है, क्या होगी, यौगिक क्रिया। देखिए जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, रो पढ़ना, चल देना इत्यादि शब्द आएंगे। वो और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों इकट्ठी क्रियाएं हैं। ठीक है, उठना रोना धोना भी एक क्रियाएं हैं, उठना और बैठना भी क्रियाएं हैं, चलना फिरना भी क्रियाएं हैं, रो पढ़ना भी क्रियाएं हैं, चल देना भी क्रियाएं हैं। 2 क्रियाएं एक साथ दी हुई हैं। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका होगा यौगिक क्रिया धातु। ठीक है, क्या होगा,
यौगिक क्रिया धातु, इसे यौगिक धातु भी बोल सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा नाम धातु। ठीक है, क्या है? नाम धातु। नाम धातु क्या होता है? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। ठीक है, देखिए जो धातुएं आपकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो संज्ञा से और विशेषण से बनेंगी। ठीक है, बाकी शब्दों से नहीं, सिर्फ संज्ञा के शब्दों से और विशेषण के शब्दों से जो आपकी क्रियाएं बनेंगी वो आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है हमारा हाथ, अगर हम उसे नाम धातु में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा हथियाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका हाथ शब्द था, हो गया हथियाना। बात बतियाना। ठीक है, लात लतियाना। ऐसे आपका विशेषण के शब्द हैं। जैसे विशेषण के शब्द हैं आपके गरम, तो हो जाएगा गरमाना। ठंडा ठंडाना। पागल पगलाना। ठीक है, इस तरह के शब्द जो हैं आपके परिवर्तित हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी नाम धातु होगी। ठीक है, क्या होगी? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। देखिए दोस्तों, सामान्यतः क्रिया के भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया भेद। ठीक है, जो आपका कर्म के आधार पर जो आपका भेद होता है उसे जाति के आधार पर भी कहते हैं, उसे रचना के आधार पर भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया भेद। ठीक है, और आपका तीसरा होता है अन्य क्रियाओं के भेद। ठीक है, अन्य क्रिया बोलते हैं। तो हम सबसे पहले कर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या रचना के आधार पर क्रियाभेद क्या होता है इसे हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्म जाति रचना के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए क्रिया के जो कर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया, दूसरा आपका होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अ का मतलब क्या होता है? नहीं। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। जो कर्म के साथ नहीं, जो जिसमें कर्म नहीं होता है वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। स का मतलब क्या होता है? साथ। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म। ठीक है, जो कर्म के साथ क्रिया हो वो आपकी क्या होती है? वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए अकर्मक क्रिया का तो कोई भेद नहीं है। अकर्मक क्रिया जो है वो आपकी अकेली है, और आपकी सकर्मक क्रिया है उसके कुछ भेद हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए आपकी जो सकर्मक क्रिया है उसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपकी एक कर्मक क्रिया है, दूसरी आपकी द्विकर्मक क्रिया है, और तीसरी आपकी संयुक्त क्रिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, इसके साथ कर्म नहीं होता है और उसका जो फल होता है वो सीधे कर्ता पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारा राधा रोती है, तो राधा रोती में क्या है? राधा हमारा कर्ता है, रोना क्या है? हमारी क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया का सीधा असर कर्ता पे पड़ रहा है। मोहन हंसता है, मोहन क्या है? हमारा कर्ता है, हंसना क्या है? हमारी क्रिया है। तो हंसना क्रिया का असर सीधा हमारा फल जो है सीधा हमारा मोहन पे पड़ रहा है। ऐसे ही रमेश दौड़ता है, तो रमेश क्या है? हमारा कर्ता है, और दौड़ना हमारी क्रिया है। तो दौड़ना क्रिया है, क्रिया का सीधा फल हमारे रमेश पे पड़ रहा है। ठीक है, रोशनी पड़ती है, रोशनी क्या है? हमारी कर्ता है, और पढ़ना क्या है? हमारी क्रिया है। तो क्रिया का सीधा फल जो है वो रोशनी पे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? हमारी जो क्रिया कर्म के साथ आती है। ठीक है, जो भी क्रिया हमारे कर्म के साथ आती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जो कर्म के साथ हो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। चलो हम उदाहरण से समझ लेते हैं। राम फल खाता है। ठीक है, तो राम क्या है? हमारा कर्ता है, फल क्या है? हमारा कर्म है, और खाना क्या है? खाना हमारा क्रिया है, और है हमारी सहायक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो राम है, राम क्या काम कर रहा है? राम क्या काम कर रहा है? फल खाने का काम कर रहा है। ठीक है, काम क्या है? हमारा खाना, और कर्म क्या है? हमारा फल। ठीक है, तो यहाँ पर फल के साथ क्रिया है, तो यहाँ पर क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया। ऐसे हमारा दूसरा वाक्य है, गीता गीत गाती है। तो गीता हमारा कर्ता है, गीत हमारा कर्म है, और गाना हमारा क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर्म के साथ क्रिया है, तो यहाँ पर भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। रोहन किताब पढ़ता है, तो रोहन क्या है? कर्ता है,
किताब क्या है, कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर भी कर्म के साथ क्रिया है, तो यहाँ पर भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ऐसी आपकी रीना खाना खाती है, तो रीना क्या है, करता है, ठीक है। और आपकी खाना क्या है, खाना आपकी कर्म है, और बनाना क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। तो आपका जो क्रिया जो है आपकी कर्म के साथ है, ठीक है। किसके साथ है, कर्म के साथ। तो यहाँ पर भी आपका सकर्मक क्रिया होगी। चलिए दोस्तों, आपको अकर्मक और सकर्मक तो अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आप मेरी वीडियो एक से दो बार देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं इससे भी अच्छी और सरल ट्रिक आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया के जो है सामान्यतः दो भेद हैं वैसे तो। देखिए, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, कुछ किताबों में आपके द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया को दे रखा है, कुछ किताबों ने आपको एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया दे रखी है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको तीनों क्रियाएं यहाँ पर लिख रखी हैं। अगर आपके परीक्षाओं में कोई सी भी क्रिया आएगी तो आप अच्छे से उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अगर आएगा कि क्रिया, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें एक कर्म होता है, ठीक है। वो एक कर्म वाली जो क्रिया होती है आपकी, वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो मोहन क्या काम कर रहा है, मोहन सिर्फ किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो किताब यहाँ पर क्या है, कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कर्म है, क्योंकि मोहन जो है एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ किताब पढ़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी किताब कर्म है, एक ही कर्म है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक कर्मक क्रिया होगी, ठीक है। ऐसी टीना गाना गा रही है, तो टीना क्या काम कर रही है, टीना गाना गाने का काम कर रही है। तो गाना क्या है आपका, सिर्फ एक ही कर्म है, तो यहाँ पर क्या होगी, एक कर्मक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए जहाँ पे दो कर्म होते हैं वहाँ पे आपकी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये सकर्मक दो कर्म वाली होती हैं, ठीक है। ये सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा कर्म गौण होता है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि आपका मुख्य कौन होता है और गौण कर्म कौन सा होता है। तो देखिए, हमारा वाक्य है, श्वेता ने श्रेया को पुस्तक दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, श्वेता आपकी क्या है, आपका कर्ता है, और श्रेया क्या है, आपका श्रेया है कर्म, ठीक है। और पुस्तक क्या है, आपका कर्म, और दी क्या है, आपकी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो कर्म आ गए, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो पुस्तक है वो आपका मुख्य कर्म है, ठीक है। और श्रेया है आपका गौण कर्म है, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि श्वेता ने जो काम किया वो क्या देने का किया, पुस्तक, और किसको देने को किया, श्रेया को। तो पुस्तक देने का काम श्रेया को किया, तो यहाँ पर श्रेया आपका गौण कर्म होगा, क्या होगा, गौण कर्म, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा वाक्य है, आभा ने अरुणिका को कार दी, ठीक है। आभा ने क्या करा, आभा क्या है, आपकी कर्ता है, ठीक है। अरुणिका क्या है, आपकी कर्म है, कार क्या है, आपकी कर्म है, और दी क्या है, दी आपका क्रिया है। तो देखिए, आभा ने क्या काम किया, कार देने का, ठीक है। क्या देने का काम किया, कार देने का, किसको, अरुणिका को। तो अरुणिका क्या होगी, अरुणिका होगी आपकी गौण कर्म, ठीक है। और आपकी कार क्या होगी, कार आपकी होगी मुख्य कर्म, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा संयुक्त क्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या है, संयुक्त क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से बनती है, ठीक है। इसकी यह विशेषता होती है कि पहली क्रिया प्रायः मुख्य होगी और उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसकी कंडीशन जान लेते हैं, क्या होता है इसमें। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, दो क्रियाएं हैं। सबसे पहली बात, इसमें दो क्रियाएं हैं। राम क्या है आपका, राम तो आपका है कर्ता, विद्यालय क्या है आपका कर्म, पहुंचना क्या है आपका क्रिया है, और जान गया भी क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, दो क्रियाएं हैं आपकी इकट्ठी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की विशेषता बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पहुँच शब्द है, पहुँचना है, पहुँचना आपकी संयुक्त क्रिया है, ठीक है। क्या है, संयुक्त क्रिया। तो ऐसे ही आपका क्या है, आप आते जाते रहिए,
तो इसमें भी देखिए, इसमें 3 क्रियाएं हैं, आते भी क्रिया है, जाते भी क्रिया है और रहिए भी क्रिया है। ठीक है, और एक दूसरे की विशेषताएं बता रही है, एक क्रिया दूसरी क्रिया की विशेषता बता रही है यहाँ पर भी। ऐसे अब त्यागपत्र दे ही दी डालो, तो इसमें क्या है, दे ही डालो, तो यहाँ पर 3 क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी संयुक्त क्रिया होगी। ऐसी आभा खेलती कूदती रहती है, यहाँ पर आपकी 4 क्रियाएं हैं, खेलना, कूदना, रहना और है। ठीक है, यहाँ पर आपकी 4 क्रियाएं इकट्ठी दे रखी हैं, तो आपका यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होगी। तो आपको समझ में आया। आप सीधे सीधे इतना याद रखो कि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जहाँ पर होंगी, ठीक है, जहाँ पर 2 से अधिक क्रियाएं होंगी वहाँ पर आपकी क्या होगी, वहाँ पर आपकी होगा संयुक्त क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों आज हमारा क्रिया का जो पार्ट 1 था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक समझा सकूं जो कि आपके बहुत ही उपयोगी में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो क्रिया जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप लोगों की परीक्षाओं में आने वाली उपयोगी चीज़ें हैं, वो मैंने कोशिश करी है कि मैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा सकूं और सरल से सरल उदाहरण दे दे कर मैं आपको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको फिर भी मेरा शिक्षण कौशल नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको और भी सरल भाषा में समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कल मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ।